तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के, जो पीडीएफ के थ्रू बिल्कुल हिंदी मीडियम में आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। बस इतना ही पढ़ लो, आपका पेपर बिल्कुल इजी रूप से निकल जाएगा। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐड हैं, लेकिन हमने थंबनेल में दिखाया कि शॉर्ट क्वेश्चन है और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। हमने इससे पहले जो एमसीक्यू वगैरह हैं उनको भी अपलोड कर दिया। अभी तक आपने नहीं देखा हो तो जल्दी से रिवीजन कर लो जाएगा, क्योंकि आपके पेपर खपड़ी पर हैं, बिल्कुल नजदीकी पर हैं, टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो बिना देर किए हम चलते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देख लेते हैं। सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर रिवीजन कराऊंगा, और 10 क्वेश्चन में से आपके अगर 8 क्वेश्चन नहीं फंसे तो मेरा नाम बदल देना। जो भी चैनल का नाम है, आप वीडियो देखना बंद कर देना और वीडियो को लाइक करना भी नहीं कहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो डिफाइन कम्युनिटी फार्मेसी एंड स्कोप, इट्स स्कोप। तो हमारी कम्युनिटी क्या होती है एंड स्कोप क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कम्युनिटी फार्मेसी यानी कि कम्युनिटी यानी कि सामुदायिक, और फार्मेसी मतलब फार्मेसी। तो कम्युनिटी फार्मेसी वह फार्मेसी होती है जहां फार्मासिस्ट सीधे आम जनता यानी कि कम्युनिटी को ड्रग, हेल्थ, हेल्थ सर्विस एंड एडवाइस प्रदान करते हैं। किसको प्रदान करते हैं? हमारी आम जनता, जो पेशेंट लोग हैं, उनको जो है ड्रग प्रदान करते हैं, हेल्थ सर्विस प्रदान करते हैं एंड सर्विस भी प्रदान करते हैं, और लोगों को एडवाइस भी देते हैं कि इस लाइफ स्टाइल को कैसे भी चेंज किया जा सकता है। तो ये हमारी हो गई कम्युनिटी फार्मेसी की डेफिनीशन। तो इसके स्कोप के बारे में समझ लेते हैं। इसका स्कोप क्या है? ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही सरल टॉपिक है। तो स्कोप इसका हमारा क्या है? डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार सही दवाइयों को तैयार करना, मरीजों को देना। जो फार्मासिस्ट है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग दवाइयों को तैयार करके मरीज को देना, ये सबसे पहला स्कोप है। सेकंड नंबर, पेशेंट को बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाइयाँ यानी कि ओवर द काउंटर ड्रग का उपयोग की सही इंफॉर्मेशन देना। जो ओवर द काउंटर मेडिसिन है, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ ली जा सकती हैं, जो पेशेंट स्वयं मेडिकल स्टोर पर जाकर दवाइयों की डिमांड कर सकता है, तो उन्हें फार्मासिस्ट जो है वो सही एडवाइस उनको प्रदान करे, सही उसका यूज बताए। थर्ड नंबर, पेशेंट को दवा देने का सही तरीका और डोज और साइड इफेक्ट की सावधानियां समझाना। जो पेशेंट दवाइयां ले रहे हैं तो उनके डोज और उसके साइड इफेक्ट के बारे में जानकारी देना, और उसकी सावधानियां भी पेशेंट को बताना। ये किसका काम है? पेशेंट का, फार्मासिस्ट का काम है। उसके बाद पेशेंट का हेल्थ सर्विस, जैसे ब्लड प्रेशर चेक करना, शुगर टेस्ट करना, वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण करना आदि। उसके बाद लोगों को स्वच्छता यानी कि हेल्थ जो है, पोषण है यानी कि न्यूट्रिएंट्स हैं, और बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक कराना। जो लोग हैं, पीपल हैं, जो पर्सन हैं, जो पेशेंट हैं, उनको स्वच्छता प्रदान करना एंड न्यूट्रिएंट्स प्रदान करना, और बीमारियों से बचाने के लिए जागरूक करना कि हमें स्वच्छ रहना चाहिए, प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा क्या कहता है? रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर। फार्मासिस्ट का क्या रोल है हेल्थ केयर में? तो डिस्पेंसिंग इन ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार जो फार्मासिस्ट हैं वो सही ड्रग एंड सही डोज और सही लेवल के अनुसार पेशेंट को प्रदान करना। ठीक है, पेशेंट को दवा कैसे लेनी है, कब लेनी है, कितने दिन तक लेनी है, और उसके साइड इफेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन उसको समझाना। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद ड्रग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो दवा से संबंधित जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन है, वो पेशेंट को बताना। उसके बाद मरीज यानी कि पेशेंट और डॉक्टर का ड्रग यानी कि यूज, इंटरेक्शन एंड सावधानियों के बारे में इंफॉर्मेशन देना। जो पेशेंट हैं और डॉक्टर हैं उनको बताना कि इन पेशेंट से ये इंफॉर्मेशन है।
तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और जैसे बेसिक जांच करना, जैसे और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर को भी भेजना। जैसे पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर हाई है या फिर बहुत ही लो जा रहा है, उसकी पल्स मिल ही नहीं पा रही है, तो वो तुरंत डॉक्टर के पास रेफ़र करना। ये हमारा हो गया फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है? वैक्सीनेशन, स्वच्छता यानी कि हेल्थ जो है, पोषण है और लाइफ़स्टाइल के सुधार के बारे में लोगों को जागरूक या फैलाना कि ऐसा-ऐसा करो भाई साहब, नहीं तो बहुत बीमार पड़ जाओगे। मरीज़ को दवा देने से पहले यानी कि मरीज़ को दवा होने से पहले इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट की मॉनिटरिंग करना। जो पेशेंट को दवा दे रहे हो उसकी सबसे पहले दवा के साइड इफ़ेक्ट और उसके इफ़ेक्ट के बारे में यानी कि इसकी मॉनिटरिंग के बारे में बताना, ठीक है? छोटी-मोटी इमरजेंसी में प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड देना, छोटा ऐसे इमरजेंसी कंडीशन में उसकी फर्स्ट एड देना, जिससे वो पेशेंट ज़्यादा सीरियस कंडीशन में ना पहुँचे, उसको आराम मिले। दवाइयों का सही भंडारण, एक्सपायरी डेट चेक करना और उपलब्धता भी बनाए रखना। जो दवाइयाँ हैं, सही भंडारण, सही स्टोर करना और उसके एक्सपायरी डेट जो है, वो चेक करते रहना, उपलब्ध बनाए रखना और जो दवाइयाँ हैं, वो उपलब्ध कराए रखना। ये किसकी हो गई? रोल ऑफ फार्मासिस्ट हेल्थ केयर यानी फार्मासिस्ट की ये रोल हो गए। थर्ड नंबर, कंपोनेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन यानी कि पेशेंट का इंफॉर्मेशन यानी कि जो कंपोनेंट होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के क्या-क्या हैं। पेशेंट की इंफॉर्मेशन, मरीज का नाम, उम्र, लिंग, पता आदि, जैसे कि मेल है कि फीमेल है, इसके बारे में ये पेशेंट की इंफॉर्मेशन हो गई। डेट हो गई, प्रिस्क्रिप्शन लिखने की डेट कब लिखा गया है। सब प्रिस्क्रिप्शन यानी कि आरएक्स का किन चिन्ह जो प्रिस्क्रिप्शन की शुरुआत को दर्शाता है कि यहाँ से आपकी स्टार्टिंग है दवाइयाँ की। इनस्क्रिप्शन इनकी दवा का वितरण, दवा का नाम, शक्ति यानी कि स्ट्रेंथ कितनी मात्रा में है और कितना इसका इफ़ेक्ट है। सब्सक्रिप्शन यानी कि निर्देश, फार्मासिस्ट के लिए दवा बनाने यानी कि तैयार करने के निर्देश यानी कि क्वांटिटी और डोज़, यहाँ पर फॉर्म, डोजेज फॉर्म। साइन यानी कि दवा कैसे, कब, कितनी मात्रा में लेनी है। सिग्नेचर, रिफ रिफिल इन्फॉर्मेशन, दवा कितनी बार दोबारा लिया जा सकता है। कुछ जो दवाइयाँ हैं, वो कितनी बार लिया जा सकता है। ठीक है? प्रिस्क्राइबर डिटेल्स, डॉक्टर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और पता और हस्ताक्षर, जो डॉक्टर लिख रहा है प्रिस्क्रिप्शन, उसके हस्ताक्षर और उसका पता ज़रूर होना चाहिए, डॉक्टर का नाम, ठीक है? 4 नंबर क्वेश्चन, ये जो इसके अगर आपको इसके बारे में पता ना चले, तो यही सिर्फ़ लिख देना कि पेशेंट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद डेट हो गई, सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है? इनस्क्रिप्शन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, सुपरस्क्रिप्शन, इस सब्सक्रिप्शन और उसके बाद सिग्नेचर, रेफरल इन्फॉर्मेशन, प्रिस्क्राइबर डिटेल्स, ये सभी ऐसे लिख देना, आपको नंबर मिल जाएँगे, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा लिख देना। उसके बाद 4 नंबर, टाइप ऑफ ड्रग स्टोर, रिटेलर ड्रग स्टोर क्या होगा? यानी कि टाइप ऑफ जो ड्रग स्टोर है, यह जनता को सीधे दवाइयाँ बेचते हैं, जैसे मेडिकल, कॉस्मेटिक शॉप जो हो गए, वो सीधे रिटेलर, जैसे जो रिटेलर हो गए, मेडिकल स्टोर हो गए, जैसे कोई जाते हो, वो मेडिकल स्टोर। होल होलसेल ड्रग स्टोर जो दवाइयाँ बड़े पैमाने पर खरीद कर रिटेल सेल को या हॉस्पिटल को सप्लाई करते हैं। जैसे होलसेल हो गए, बड़े थोक पैमाने में बड़े थोक पैमाने में दवाइयों को रखते हैं, वो हो गए होलसेल। जो वहाँ से मेडिकल स्टोर वाले दवाइयाँ लाते हैं, वहीं से, और रिटेलर सेल वाले, हॉस्पिटल सेल वाले लाते हैं। तो यहाँ पर हो गए क्लिनिकल फार्मेसी या फार्मासिस्ट डॉक्टर के साथ मिलकर पेशेंट की दवाइयाँ थेरेपी को मॉनिटरिंग करते हैं। फार्मासिस्ट और डॉक्टर के साथ मिलकर पेशेंट की थेरेपी और मॉनिटरिंग करते हैं। चेन फार्मेसी यहाँ पर क्या होता है? यह एक कंपनी द्वारा कई स्थानों पर चलाई जाने वाली फार्मेसी, जैसे अपोलो फार्मेसी हो गई, बहुत सारी फार्मेसी हो गई,
तो चेन फार्मेसी के नाम से जाना जाता है। ऑनलाइन फार्मेसी यानी कि इंटरनेट के माध्यम से ड्रग को ऑर्डर और होम डिलीवरी की सुविधा। ऑनलाइन फार्मेसी जैसे ही आपने ऑनलाइन किया, जो वहाँ से ड्रग को ऑनलाइन के थ्रू होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर जो क्वेश्चन है, मेडिकेशन एडहेरेंस क्या होता है? जो मेडिकेशन एडहेरेंस क्या होता है, यहाँ पर समझ लीजिए कि मेडिकेशन एडहेरेंस वह होता है जो डॉक्टर के द्वारा या फार्मासिस्ट के द्वारा बताई गई दवाइयों का पालन करना ही मेडिकल एडहेरेंस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, मेडिकल एडहेरेंस का मतलब है पेशेंट को डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा यानी कि दवा जो सही समय पर, सही डोज में, सही अवधि यानी कि सही ड्यूरेशन में नियमित रूप से लेना मेडिकल एडहेरेंस कहलाता है। इसके इम्पोर्टेंट क्या हो गए? बीमारी जल्दी और सही तरीके से ठीक हो जाती। भाई आप कंटिन्यू दवाई लोगे और सही समय पर लोगे और सही ड्यूरेशन में लोगे, तो दवाई जो बीमारी है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दवाइयों का पूरा लाभ मिलता है। जो भाई दवाइयाँ सही समय पर लोगे तो दवाइयों का पूरा लाभ आपको मिलेगा। हॉस्पिटल में भर्ती होने की संभावना कम होती है। जो हॉस्पिटल में भर्ती, जैसे भाई आप कंटिन्यू दवाई ले रहे हो, जैसे आपको पता चला, तो उसके बाद जो हॉस्पिटल में भर्ती होने की कंडीशन आपको कम रहेगी। भाई ऐसे ही ठीक हो जाओगे दवाई से, तो आपको भर्ती होने से क्या फ़ायदा? नॉन एडहेरेंस क्या होगा? दवा भूलना। जैसे आप नॉन एडहेरेंस क्या है? नॉन एडहेरेंस की अगर आपको परिभाषा आ गई तो आप लोगों को बता दें कि नॉन एडहेरेंस वह एडहेरेंस होता है जिसमें डॉक्टर या फार्मासिस्ट के द्वारा बताई गई दवाइयों को सही सही ड्रग, सही ड्यूरेशन, सही समय, सही डोज के साथ ना लेना ही नॉन एडहेरेंस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नॉन एडहेरेंस यानी कि दवा भूलना, साइड इफेक्ट का डर डर, दवा महंगी होना, जानकारी की कमी, इंफॉर्मेशन की कमी, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी यानी कि क्रोनिक डिजीज है, तो भाई दवा खाते-खाते बोर हो गए, तो ये आपको नॉन एडहेरेंस के फैक्टर्स आपको दिखने के पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर एडहेरेंस बढ़ाने का उपाय, एडहेरेंस जो बढ़ाने का उपाय क्या है? देख लेते हैं। मरीजों का सही परामर्श देना, जो पेशेंट लोग हैं उसको सही परामर्श देना, काउंसलिंग करना। ठीक है, आसान डोज शेड्यूल, जैसे कि 1 दिन में 1 ही बार लेना है। रिमाइंडर यानी कि अलार्म या मोबाइल में ऐप का उपयोग करना कि भाई अलार्म लगा लिया कि इतने समय दवाई खानी है। अलार्म बज चुका तो आपको पता चल गया कि भाई दवाई खाओ चलकर। फैमिली सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट से भाई आपके पिताजी हो गए, दादाजी हो गए, आपकी मम्मी हो गई, चल कुत्ते नालायक दवाई खा चलकर, आपको सपोर्ट मिल रहा है आपको। ठीक है, साइड इफेक्ट के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन होना कि साइड इफेक्ट के बारे में, भाई इस दवाई खाने से एलर्जी हो जाती है तो उसमें एविल मिला लिए। ठीक है, सेटराजीन मिला लिए, तो जिससे आपको दाने वो चकत्ते वो नहीं निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि ओटीसी मेडिसिन क्या होती है? ओटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओवर द काउंटर मेडिसिन। ठीक है, ओटीसी ड्रग मिसयूज एंड अब्यूज, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि मिसयूज और अब्यूज की डेफिनेशन लिखिए। तो ओटी ड्रग मिसयूज एंड अब्यूज यानी कि मिसयूज का उपयोग होता है, हिंदी में कहते हैं दुरुपयोग, दवाइयों का दुरुपयोग। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। ओटी यानी कि ओटी ड्रग को गलत तरीके से लेना, जैसे ओवरडोज, गलत उद्देश्य या गलत ड्यूरेशन का उपयोग करना। जैसे कोई ड्रग है उसको ओवरडोज ले रहे हैं, गलत उद्देश्य से ले रहे हैं, गलत ड्यूरेशन से उसको ले रहे हैं, तो यही मिसयूज कहलाता है। और अब्यूज क्या होता है, यहाँ पर देख लेते हैं। अब्यूज यानी अत्यधिक दुरुपयोग करना, लत लगना। ठीक है, जैसे अल्प्राजोलाम, बिना दवाई अल्प्राजोलाम के सो ही नहीं सकते। अल्प्राजोलाम बिना ड्रग लिए, अल्प्राजोलाम जो टैबलेट है उसको बिना लिए आप सो ही नहीं पाओगे। ठीक है, ये है एक प्रकार की लत। कोडीन जैसे कि खांसी की सिरप है, उसको नशे के थ्रू आप यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया अब्यूज। ठीक है, ड्रग को जानबूझकर बार बार उपयोग यानी कि नशा या मनोवैज्ञानिक के इफेक्ट के बारे के पाने के लिए यूज करना, इसी को अब्यूज कहते हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल, दर्द निवारक यानी कि पेन किलर का अधिक उपयोग, खांसी की सिरप का नशे में के लिए उपयोग करना, नींद की यानी कि दवाइयों को एंटीहिस्टामिन के बारे का सेवन करना, ठीक है। इसके कॉजेज क्या हो गए? आसानी से उपलब्ध होना या बिना प्रिस्क्रिप्शन के उपलब्ध होना, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जो टैबलेटें होती हैं उसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देना चाहिए। सुरक्षित समझने की गलती धारणा, जो भाई समझ लिया कि सुरक्षित है, ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। जानकारी जागरूकता की कमी, वो लोगों को इन्फॉर्मेशन की कमी है कि इससे आपको हो सकता है क्या-क्या हो सकता है। सस्ती और तुरंत राहत की चाहत, भाई सस्ती है और तुरंत पी लिया, ज़्यादा पी लिया, आपको राहत मिल जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथियों का दबाव, ठीक है। उसके बाद इफ़ेक्ट यानी कि हानिकारक प्रभाव क्या हो सकता है? साइड इफ़ेक्ट और एलर्जी भी हो सकती है, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्गन जैसे कि लीवर हो गया, किडनी हो गई, डिपेंडेंस यानी कि दवा की लत लगना, ठीक है। अन्य दवाइयों के साथ खतरनाक इंटरेक्शन हो सकता है, ओवरडोज का खतरा भी हो सकता है। प्रिवेंशन यानी कि इसको रोकथाम, कैसे आप उसे रोका जा सकता है। फार्मासिस्ट द्वारा सही सलाह और काउंसलिंग करना, लेबल और निर्देशों का पालन करना, सीमित मात्रा में बिक्री और निवारण निगरानी करना, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से एडवाइस लेना। उसके बाद 7 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि हेल्थ स्क्रीनिंग क्या होता है? ठीक है। हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज वे सर्विसेज हैं जिसमें किसी पर्सन की बीमारियों की शुरुआती पता यानी कि अर्ली डिटेक्शन लगाने के लिए बेसिक टेस्ट किए जाते हैं ताकि सही समय पर ट्रीटमेंट हो सके। तो यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि हेल्थ स्क्रीनिंग क्या होता है। तो हेल्थ स्क्रीनिंग वह सर्विस है जिसमें पर्सन को बीमारी का पता ना हो और वह टेस्ट कराए तो उसको बीमारी, क्रोनिक बीमारी होने से बचा सकता है, जिससे बीमारी का पहले ही पता लगाया जा सकता है, जिससे उसको जो बेसिक टेस्ट हैं वो किए जाते हैं ताकि समय से उसका ट्रीटमेंट हो सके। इसी को हेल्थ स्क्रीनिंग कहते हैं। इसके ऑब्जेक्ट क्या हो गए? डायबिटीज का फर्स्ट स्टेज पर पता लगना, भाई आपके डायबिटीज हो गई। अगर डायबिटीज हो गई तो आपका सब कुछ जान लो, एक नॉर्मल लाइफ आप जियोगे, भाई खाना पीना छूट जाएगा, इतना बहुत ही बेकार डायबिटीज वगैरह है, ठीक है। डायबिटीज का फर्स्ट स्टेज में पता लगना, हेल्थ की हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ाना, टाइम पर ट्रीटमेंट शुरू करना, ठीक है। टाइप ऑफ स्क्रीनिंग, ब्लड प्रेशर चेक यानी कि ब्लड आपको पता नहीं है, ब्लड प्रेशर आपका हाई जा रही है, तो फर्स्ट स्टेज में आपको पता लग गया तो इसकी आप नमक खाना कम कर दोगे, ठीक है। ये हो गए आपके फर्स्ट स्टेज में पता लगना। उसके बाद ब्लड शुगर टेस्ट यानी कि डायबिटीज टेस्ट करना, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट यानी कि हृदय रोग के जोखिम की आकलन, जैसे हृदय रोग है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपको ये बीमारी हो रही है। बीएमआई मेजरमेंट यहाँ पर देख लेते हैं। बीएम की मोटापा और कुपोषण का पता लगाना है कि प्रोटीन की कमी आपके हो रही है। प्रेगनेंसी टेस्ट यानी कि गर्भावस्था की पुष्टि करना। उसके बाद फार्मासिस्ट की भूमिका क्या होती है हेल्थ स्क्रीनिंग में, ठीक है। बेसिक जांच यानी कि ब्लड प्रेशर, शुगर यानी कि आदि पेशेंट की सही सलाह देना, जो पेशेंट को है वो सही सलाह देना। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास रेफर करना, भाई आपका ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करा, इसमें आपको जोखिम लग रहा है तो डॉक्टर के पास जाना, ठीक है। डायबिटीज लग रहा है तो उसको आप डॉक्टर के पास तुरंत ही रेफर करना। ये आपकी फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। जागरूकता और कार्यक्रम फैला कर चलाना, जो जागरूकता है उसको चलाना। एडवांटेज क्या हो गए? बीमारी का जल्दी पता चलता है, ट्रीटमेंट आसान और कम खर्चीला होता है, जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। उसके बाद कम्युनिटी फार्मासिस्ट रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट की क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं। फार्मासिस्ट की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन,
डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार सही दवा और सही डोज और सही लेवल पर मरीज को देना सबसे पहला हो गया। उसके बाद पेशेंट काउंसलिंग, दवा लेने का सही तरीका और सही समय और साइड इफेक्ट के बारे में, सावधानियों के बारे में समझाना पेशेंट को। ये ओटीसी गाइडलाइंस, ओटीसी जो गाइडलाइंस होते, छोटी मोटी बीमारियों को बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाइयों का सही उपयोग के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, सही इंफॉर्मेशन देना। उसके बाद 4 नंबर हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज, ब्लड शुगर, वजन आदि जांच करना ताकि जरूरत पड़ने पर डॉक्टर को रिफर करना। उसके बाद डॉक्टर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर, मरीज और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को दवा के बारे में सही जानकारी देना, ठीक है, सही जानकारी देना। उसके बाद मेडिकेशन एडेरेंस, मरीजों को नियमित रूप से दवा देने के लिए प्रेरित और फॉलो करना। जो मेडिकेशन एडेरेंस है, मरीजों को नियमित रूप से दवा देना, बहुत एकदम से दवा नहीं देना है। जैसे पेशेंट जो है देखकर ही घबरा गया कि भाई इतनी सारी दवाइयाँ, तो नियमित रूप से दवाई देना और प्रेरित फॉलो अप करने के लिए कहना ये दवाइयाँ आपको खानी जरूर है, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, दवाइयों का सही भंडारण, एक्सपायरी डेट चेक करना और पर्याप्त स्टॉक बनाए रखना, जो पर्याप्त स्टॉक है वो बनाए रखना, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन, टीकाकरण और स्वच्छता और पोषण और जीवन शैली सुधारने के बारे में जागरूकता फैलाना। उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग यानी प्रिस्क्रिप्शन और बिक्री और नियमित दवाइयों का रिकॉर्ड रखना। जो प्रिस्क्रिप्शन के रूप से दी गई दवाइयां हैं तो उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना, और जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दी गई दवाइयां हैं उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन बनाए रखना। उसके बाद एथिकल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि फार्मेसी के नियमों का पालन और मरीजों को गोपनीय बनाए रखना। भी कोई पेशेंट की गोपनीय बात है तो उसको गोपनीय बनाए रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो ऐसे ही फैला दे रही हैं, गोपनीय उसकी बात है तो उसको गोपनीय ही बनाए रखना। उसके दोस्त लोग आए तो उसको आपको फैला दिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर डिस्क्राइब पेशेंट काउंसलिंग इन डिटेल एंड हाइपरटेंशन, जो हाइपरटेंशन की और डायबिटीज और हाइपरटेंशन की क्या क्या काउंसलिंग, पेशेंट की काउंसलिंग हो सकती है। सबसे पहले डायबिटीज की देख लेते हैं। मरीज को समझाएं कि डायबिटीज में ब्लड प्रेशर का स्तर बढ़ जाता है, जिससे नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है। जिसमें जो पेशेंट का जो शुगर का लेवल है, स्तर है, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, उसको नियंत्रित बनाए रखना चाहिए। जो दवा है इंसुलिन समय पर लेना चाहिए, डोज मिस नहीं करना चाहिए। इंसुलिन का सही इंजेक्शन तकनीक सिखाएं, ठीक है। उसके बाद डाइट में कम चीनी और कम कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन लेना चाहिए। ज्यादा फाइबर यानी कि फल सब्जियां लेना चाहिए। जंक फूड और मीठे पेयजल से बचे और रोजाना 30 मिनट तक मिनिमम एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे आपका जो ब्लड प्रेशर जो वो डायबिटीज का स्तर शुगर लेवल है वो कम पड़ जाएगा। नियमित ब्लड शुगर चेक कराना चाहिए। HbA1c का टेस्ट कराना चाहिए समय पर। उसके बाद हाइपोग्लाइसेमिया की जानकारी, जो लो शुगर के लक्षण, चक्कर आना, पसीना आना पहचाने, तुरंत ही ग्लूकोज और मीठा लें। जिससे आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, लो शुगर जैसे ही हो रहा है, उसके लक्षण सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको, तो उसको चक्कर जैसे ग्लूकोज लेना चाहिए, तुरंत ही मीठी चीज चीनी आपको डाल लेना चाहिए, चीनी का घोल पी लेना चाहिए, ताकि आपका जो शुगर का लेवल है बिल्कुल ही मेंटेन हो जाएगा। जिससे आपका ब्लड प्रेशर जो है बिल्कुल ही मेंटेन हो जाएगा और शुगर का लेवल भी मेंटेन हो जाएगा। हाइपरटेंशन के परामर्श क्या होंगे यहाँ पर? जो हाइपरटेंशन है, जो बहुत ही ज्यादा, ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है, भगवान ना करे ये किसी को बीमारी आए, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान का सहारा है। इसलिए हाइपरटेंशन जो है एक साइलेंट किलर है। जो लक्षण कम दिखते हैं लेकिन एक गंभीर, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस रूप से पाया जाता है
और इसके लक्षण जो सिम्टम्स हैं अचानक आ जाएगा, बैठे बैठे आपको हाइपरटेंशन आ जाएगा और आपके परलोक सिधार जाओगे, यमराज लेकर के लिए आपके सामने खड़े होंगे लेकिन आपको दिखेंगे नहीं। इसलिए इसे हाइपरटेंशन साइलेंट किलर भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो दवा है, दवा रोजाना और नियमित रूप से लेना चाहिए, अचानक दवा बंद नहीं करना चाहिए। डाइट में नमक जो है वो कम लेना चाहिए, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि नमक कम खाया करो। अगर आपका एक बार ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसको मेंटेन करने में आपके लोहे लग जाएंगे। इसलिए अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है आपको उसे बढ़ा सकते हैं नमक खाकर, लेकिन आपका हाई है तो उसको आप नमक तो आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, जिससे आपको स्वाद नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा तो माल नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मस्ती जरूरी है ना। तेलीय और फास्ट फूड से बचे, जो तेलीय है जैसे नहीं, लोग बाजार में जाते हैं तली भुंजी चीजें खाते हैं, वहाँ मेहमानी जाते हैं, जैसे कोई न्योता आ गया तो पूरी ही पूरी हौक दीन, ठीक है, हौक दीन पकड़ के, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टिक्की खा लिया कस के, तली वली भुंजी चीजें हैं, टिक्की वगैरह हैं, होके पड़े हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो फल हैं और सब्जियों का ज्यादा से ले वो सेवन करना चाहिए। धूम्रपान जैसे तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, एल्कोहल से बचना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल खतरनाक चीजें हैं। मैं कहता हूँ इसे शराब जो है बिल्कुल नहीं हाथ लगाना चाहिए, बहुत ही खतरनाक होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देते हैं, जिससे आपको साइलेंट किलर हाइपरटेंशन हो सकता है, आप पता नहीं चलेगा, आपका परलोक सिधार जाओगे। और वजन को नियमित रखें, वैसे नहीं, वजन को मेंटेन रखना चाहिए। और स्ट्रेस जो है, तनाव को कम करना चाहिए। माल वाल फंसा लिए और स्ट्रेस ले रहे हैं, और स्ट्रेस में ही तो आपका काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तनाव। बीपी नियमित रूप से चेक कराना चाहिए। फार्मासिस्ट की भूमिका क्या होती है इसमें है, ये भी देख लेते हैं। बहुत ही जल्दी से आपका टॉपिक कवर करने वाले हैं। आपको मरीज को सही जानकारी और मोटिवेशन देना चाहिए कि मोटिवेशन है आपके अंदर बहुत ही स्ट्रांग हो। ये नहीं होना चाहिए कि जाओ लेटिन में काम बना दो जाकर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दवा एडहेरेंस बढ़ाना चाहिए, साइड इफेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बारे में बताना चाहिए। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास रेफर करना चाहिए, आप ही खुद ना स्वयं डॉक्टर बन जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये नंबर ये देख लेते हैं, एक्सप्लेन कम्युनिकेशन स्किल्स इन पेशेंट काउंसलिंग। जो एक्सप्लेन कम्युनिकेशन स्किल्स इन पेशेंट काउंसलिंग, ये जो है लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। और फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं, ये भी लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आगे भी आपको टॉपिक ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है मरीजों के साथ स्पष्ट और सरल प्रभावी रूप से जानकारी को आदान प्रदान करना। ठीक है, मरीज और फार्मासिस्ट के बीच में जो जानकारियां हैं, जैसे आपको पेचिस आ रही, डिहाइड्रेशन है, डायरिया है, उसको आदान प्रदान करना ही कम्युनिकेशन स्किल्स कहलाता है। ठीक है, जब कोई आप दवाई लेने जाते हो, डॉक्टर को बताते हो ये हमारी बीमारी है, ऐसा होना है, और ऐसा चीज है, ये चीज है, वो चीज है, चक्कर आते हैं, लेटते हैं तो ऐसा ऐसा फील होता है, ये एक कम्युनिकेशन स्किल्स है। ठीक है, इसी को ही कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। ठीक है, मरीज द्वारा दवा और उपचार का सही ढंग समझाने का पालन करें, पालन कर सके, इसी को ही कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। ये लॉन्ग में क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो इसलिए हमने इसकी डेफिनेशन को बता दी। उसके बाद 9 नंबर जो क्वेश्चन है, फार्मेसी एसोसिएशन इन इंडिया, ये भी क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है। लीजिकल रिक्वायरमेंट फॉर रिटेल ड्रग स्टोर, ये भी लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके पास होंगे तो आप, टाइम बहुत कम बचा है, तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आ गया हो। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।